दोस्तों स्वागत है आपका नई वीडियो में। और दोस्तों आज हम द्विवेदी युग को देखेंगे और द्विवेदी युग को देखने के बाद दोस्तों छायावाद युग को भी हम देखेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे थे दोस्तों, मॉक टेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। और आज द्विवेदी युग को देखेंगे और आधुनिक काल को जल्दी जल्दी हम ख़त्म करेंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ एक कारणों से वीडियो नहीं आ पा रही, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि मेरी हर दिन वीडियो नहीं आ सकती हैं। ठीक है, कुछ एक कारण होते हैं, हमें अपना भी काम होते, परंतु मैंने जो कहा है वो पेपर से पहले आपके लिए आधुनिक काल तक मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो द्विवेदी युग पर मैंने यहाँ पे आज प्रैक्टिस सेट बनाया है दोस्तों, और ये मॉक टेस्ट है द्विवेदी युग का। आप इसको हल कीजिए, बहुत अच्छे प्रश्न भी हैं और बहुत आसान से भी प्रश्न है। जैसे पहला ही प्रश्न बहुत आसान सा है। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और इस तरह की आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। और इससे पहले कि अगर आपको वीडियो देखने हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकती हैं। स्व मूल्यांकन सीरीज हमने शुरू की थी। ठीक है, और इसका आज हम ये 9वां या 10वां दोस्तों हमारा मॉक टेस्ट है आज। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या प्रसाद द्विवेदी? तो बहुत आसान सा प्रश्न था दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण होता है। आगे देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला? 1900, 1901, 1904 या 1903? ठीक है, तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका की जो स्थापना है या इसका जो प्रकाशन आरंभ होता है वो 1900 ईस्वी में होने लग पड़ा था। ठीक है, इससे पहले चिंतामणि घोष ने इसकी स्थापना की। उसके बाद श्याम चंद्र दास इसके अवैतनिक जो वो संपादक रहे, यानी कि उनको वेतन नहीं दिया जाता था। ठीक है, परंतु 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका कार्यभार संभाल लिया था और 1920 तक ये इसके संपादक रहे दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए। भारत भारती के रचयिता कौन है? बहुत आसान सा प्रश्न है, परंतु बन जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, बालकृष्ण शर्मा, नवीन? ठीक है, तो भारत भारती के जो रचयिता हैं दोस्तों वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है दोस्तों? जयद्रथ वध, साकेत, हिम्मत रंगिणी या यशोधरा? दोस्तों मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जल्दी से लिए भी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके विकल्पों को ध्यान से देखिए और उसके बाद ही आप सही करना। ठीक है, तो हिम्मत तरंगिणी नहीं, क्योंकि ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। आगे देखिए, इनमें से किसका संबंध झांसी चिरगांव से है दोस्तों? ठीक है, झांसी चिरगांव से किसका संबंध है? वृंदावन लाल वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त और ये दूसरा और तीसरा दोनों। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा दोनों, यानी कि मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त जी का जो संबंध है झांसी चिरगांव से, दोनों भाई थे ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन सी कृति रामनेश त्रिपाठी की है दोस्तों? ठीक है, रामनेश त्रिपाठी जी की कौन सी कृति है? देव सभा, स्वपन, द्रौपदी या प्रिय प्रवास? ठीक है, तो रामनेश त्रिपाठी जी की जो कृति है दोस्तों वो स्वपन है। ठीक है, आगे देखिए, साकेत का मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों? साकेत लिखने का जो मैथिली शरण गुप्त जी का उद्देश्य था या मूल उद्देश्य था वो क्या था? इसको आप आगे भी देखेंगे कि इनको प्रेरणा कहाँ से मिली। ठीक है, और आगे कुछ एक और भी बातें बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, देश प्रेम, उर्मिला को महत्व देना, रामकथा का चित्रण, अयोध्या का वर्णन? ठीक है दोस्तों, तो उर्मिला को महत्व देना ही साकेत का मूल उद्देश्य था। ठीक है, आगे देखिए, साकेत किस भाषा का शब्द है दोस्तों? संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या हिंदी का? ठीक है, तो साकेत जो ये शब्द है दोस्तों ये पाली भाषा का है। ठीक है, और इसका अर्थ होता है अयोध्या। ठीक है, साकेत का अर्थ क्या होता है दोस्तों पाली में? अयोध्या। आगे देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे, रामनेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे या श्रीधर पाठक? ठीक है, तो हल्दी घाटी नामक जो ये काव्य है दोस्तों इसके रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, एक फूल की चाह, यहाँ पे अभिलाषा रहने दीजिएगा आप। ठीक है, एक फूल की चाह कविता किसकी है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा भी गया है पहले भी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या सुभद्रा कुमारी चौहान दोस्तों? ठीक है, तो एक फूल की चाह जो ये कविता है दोस्तों ये सियाराम शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध कविता है। मैंने आपको पहले भी कहा है दोस्तों कि जो कविता है ये बहुत प्रसिद्ध कविता है इनकी। ठीक है, दलित जीवन पर आधारित ये कविता है। अगर आपको ना मिले तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको आ जाएगी। दीर्घ कविताओं की श्रेणी में इसको रखा जाता है दोस्तों। लंबी कविता है ये, पढ़िएगा एक बार, आपको अच्छा लगेगा। इनमें से कौन सी रचना अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी दोस्तों? राष्ट्र भारती,
स्वदेशी कुंडल, भारत भारतीय राष्ट्रीय वीणा। ठीक है, तो दोस्तों भारत भारती को अंग्रेज सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। और ये भारत भारती जो रचना है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी की 1912 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, और इस कृति के आधार पर मैथिली शरण गुप्त जी को प्रसिद्धि मिली साहित्य के क्षेत्र में। और 1936 ईस्वी में इस कृति के आधार पर महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी थी। ठीक है, आगे देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं ये किस ग्रंथ से ली गई हैं दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां हैं, तो किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? बहुत आसान सी ये पंक्तियां मुझे लग रही हैं। ठीक है, आप खुद का मूल्यांकन कीजिए दोस्तों, सुबह मूल्यांकन सीरीज का नाम भी आधार पर पड़ा है। ठीक है, आप खुद का मूल्यांकन कीजिए, आपकी कितनी तैयारियां हुई हैं वो सब आप देख सकते हैं। साकेत, पंचवटी, द्वापर या यशोधरा। ठीक है, तो यशोधरा से ये पंक्तियां उद्धृत हैं दोस्तों। ठीक है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। आगे देखिए दोस्तों, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? दोस्तों हम पहले भी बातचीत कराए हैं ऊपर, 1902, 1903 या 1905। तो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है या प्रकाशन है वो 1900 ईस्वी में शुरू होता है। इसके पहले संपादक मैंने आपको बता दिए। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी थे। ठीक है, इसकी स्थापना चिंतामणि घोष ने की थी। आगे देखिए दोस्तों, स्वदेशी कुंडल किस कवि की रचना है दोस्तों? रामचरितोपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, हरियोध्या, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, तो स्वदेशी कुंडल जो ये रचना है दोस्तों ये राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों इनकी। आगे देखिए दोस्तों, किस कवि को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत आसान सा प्रश्न है परंतु बहुत बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो अभी प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं नेट जेआरएफ के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पीजीटी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है, टीजीटी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है, डीएसएसबी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एलटी ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप खुद का मूल्यांकन करते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है और आगे जी ने कहा था नहीं, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय की बात यहाँ पे की जा रही है। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या प्रसाद खत्री या हरियोध। ठीक है, हरियोध यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का पूरा नाम हुआ। तो हरियोध को दिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली में 1914 में खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिख दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा कि खड़ी बोली में महाकाव्य लिखा जा सकता है। ठीक है, इससे पहले खड़ी बोली के संबंध में अगर आपने पढ़ा होगा तो खड़ी बोली को काव्य के अनुकूल भाषा नहीं मानते थे बहुत सारे विद्वान। ठीक है, खड़ी बोली आंदोलन ही चल पड़ा था एक। ठीक है, जिसकी अगुआ कौन थे? अयोध्या प्रसाद खत्री। आगे देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा है दोस्तों? राष्ट्र कवि कहा, इतिवृत्त कवि कहा, श्रृंगारिक कवि कहा या सामंजस्यवादी कवि कहा? ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया हुआ है पहले भी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना इसके संबंध में। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों सामंजस्यवादी कवि कहा गया है। आगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? ऊपर ही बात करके आए, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या शुक्ल जी। ठीक है, तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की जो उपाधि थी ये महात्मा गांधी जी ने भारत भारती रचना के आधार पर 1936 में दी थी। आगे देखिए दोस्तों, कवासी किसकी रचना है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। तो कवासी जो ये रचना है दोस्तों ये है नवीन जी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। आगे देखिए दोस्तों, दिनकर की कौन सी कृति में काम अध्यात्म का वर्णन आया है दोस्तों? ठीक है, काम और अध्यात्म का जो वर्णन है दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी कृति में आया है? रेणुका, रश्मिरथी, उर्वशी या हारे को हरिनाम। ठीक है, तो दोस्तों किस में आया है? उर्वशी में आया है। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है साकेत, प्रिय प्रवास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये तो दोस्तों लगी हो गया यहाँ पे। ठीक है, इनको मिटा दीजिएगा। ठीक है, कामायनी हो गया दोस्तों आपका एक, और एक आपका रामचरित। ठीक है, तो कौन सा दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य? तो आसान सा प्रश्न था, प्रिय प्रवास होगा, 1914 इसका प्रकाशन है। आगे देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर या बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है,
तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपको उत्तर यहाँ पे सही, तीसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला देखिए, इनमें से किस कवि का जो जन्म है वो 1886 और मृत्यु 1964 में हुई? हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसकी दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम छायावाद को देखेंगे। ठीक है, और छायावाद पर हम 90 के करीब या 100 के करीब प्रश्न रखेंगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होगा वो आपके लिए। प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था दोस्तों? सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, तो किसने किया था? माखनलाल चतुर्वेदी ने दोस्तों। प्रश्न बन जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, झांसी की रानी शीर्षक कविता किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या रत्नाकर। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न था, परंतु बन जाता है प्रश्न ये। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी मंडल का नहीं है दोस्तों? ये प्रश्न बहुत बार बनता है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, मुकुटधर पांडे और बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, तो नवीन जी नहीं है। अगला देखिए, द्विवेदियों का कौन सा जो कवि है दोस्तों ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस कवि को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक या जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, तो ब्रज कोकिल के नाम से दोस्तों सत्यनारायण कविरत्न जी को माना जाता है या कहा जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, द्विवेदी युग के किस कवि को ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि माना जाता है दोस्तों? हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न या अनूप। ठीक है, तो दोस्तों माना जाता है आपका सत्यनारायण कविरत्न जी को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने किस छद्म नाम से सरस्वती में रचना छापते थे दोस्तों? वैसे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अनेकों नाम से सरस्वती में रचनाएं छापी हैं। ठीक है, परंतु आपसे जो पूछा जाएगा वो एक पूछा जाएगा जो आपको यहाँ पे है, त्रिशूल, गर्गर सिंह वर्मा, भुजंग भूषण भट्टाचार्य या कलाधर। ठीक है, तो किसके नाम से दोस्तों? भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखते थे। ठीक है, गर्गर सिंह वर्मा किसको कहा गया था दोस्तों? दिनकर सॉरी निराला जी को कहा गया। कलाधर जयशंकर प्रसाद। अगला देखिए दोस्तों, इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ नहीं है दोस्तों। एक ग्रंथ जो है वो भ्रमर गीत परंपरा का नहीं होगा। प्रिय प्रवास, उद्धव शतक, ठीक है, और भ्रमर दूत। ठीक है, प्रिय प्रवास दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, उद्धव शतक दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर, और भ्रमर गीत दोस्तों सत्यनारायण कविरत्न जी का। ठीक है, तो ये तो भ्रमर गीत परंपरा के ग्रंथ हैं तीनों के तीनों। ठीक है, साकेत नहीं है क्योंकि इसमें राम कथा है। अगला देखिए, प्रिय प्रवास का पूर्व नाम क्या था दोस्तों? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बन सकता है यहाँ से प्रश्न। प्रिय मिलन, ब्रजांगना विलाप, प्रिय प्रवास या जय भारत। ठीक है, तो ब्रजांगना विलाप इसका पूर्व नाम था। अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? मैथिली शरण गुप्त को, श्रीधर पाठक को, मुकुटधर पांडे को या पांडे बेचन शर्मा उगर को। ठीक है, तो स्वच्छंदतावाद का जो प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है दोस्तों वो माना है श्रीधर पाठक जी को। ठीक है, खड़ी बोली के कवि भी पहले कवियों की श्रेणी में भी इनको रखा जाता है। खड़ी बोली का वह महाकाव्य जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसमें ये जो महाकाव्य है इसमें राधा और कृष्ण जो है वो दोस्तों जो जगत है इसके सेवक और सेविका बनकर यहाँ पे उद्धृत हुए हैं दोस्तों। इनको ब्रह्म के रूप में यहाँ इस महाकाव्य में उद्धृत नहीं किया गया है। ठीक है, युगानुरूप उनका परिवर्तन कर दिया गया है। तो वो कौन सा महाकाव्य? साकेत है, प्रिय प्रवास है, उद्धव शतक है या भ्रमर दूत है दोस्तों? तो प्रिय प्रवास में। ठीक है, प्रिय प्रवास में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, गोल्डस्मिथ के डेजर्टेड विलेज, ठीक है, डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किसने किया दोस्तों? उजड़ ग्राम नाम से। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामदास त्रिपाठी या गोपाल राय। ठीक है, तो श्रीधर पाठक जी ने किया, ये सबको ही पता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या है?
द्विवेदी युग का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? बहुत महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक या मैथिलीशरण गुप्त? ठीक है, तो दोस्तों जकी उपनाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते थे, जकी और जगन्नाथ। ठीक है, इसको याद करने का तरीका हो गया, मैं तो इसी तरह से याद किया था इसको। अगला देखिए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखते थे? दोस्तों गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस नाम से लिखते थे? विकल्प हैं शंकर, त्रिशूल, स्नेही या कलाधर। तो त्रिशूल नाम से लिखते थे दोस्तों। अगला देखिए, द्विवेदी युग का अन्य नाम क्या है दोस्तों? स्वतंत्रतावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काल, जागरण सुधार काल या प्रथम उत्थान? ठीक है, तो जागरण सुधार काल के नाम से भी द्विवेदी युग को जाना जाता है दोस्तों। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दिया गया नाम है जागरण सुधार काल। ठीक है, जागरण काल भारतीय युग को डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। प्रथम उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय युग को माना और द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग को माना। अगला देखिए दोस्तों, इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस काल की विशेषता है? छायावाद, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या प्रगतिवादी युग? ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार बनता है दोस्तों। तो द्विवेदी युग की विशेषता है, आसान से प्रश्न है, करिएगा, देखते हैं। ठीक है, रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? जो रोमानी भावबोध के कवि होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? छायावादी कवि, रिक्ति मुक्त कवि, स्वतंत्रतावादी कवि या रहस्यवादी कवि? ठीक है, तो इनको स्वतंत्रतावादी कवि के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930, 1931, 1932 या 1933? तो साकेत का जो प्रकाशन है वो 1931 है दोस्तों। अगला देखिए, मैथिलीशरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध से मिली थी दोस्तों? रहस्य कथा, साकेत का अर्थ, कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता या धर्म रहस्य? ठीक है, तो दोस्तों ये जो तीसरा है आपका विकल्प सही हो जाएगा, कवियों की उर्मिला विषय को उदासीनता। ठीक है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध था। ठीक है, 1908 में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। और इससे प्रेरणा लेकर मैथिलीशरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य लिखा दोस्तों। ठीक है, साकेत नामक महाकाव्य लिखा, जिसमें बेसिकली अगर बात की जाए तो उर्मिला का ही यहाँ पे उनका गुणगान है, उर्मिला को उनको स्थान दिया गया साहित्य में। ठीक है, और दोस्तों इस निबंध से ही प्रेरणा लेकर एक और जो कवि थे उन्होंने भी लिखना शुरू किया था। ठीक है, वो कौन कवि थे? वो थे दोस्तों आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। ठीक है, उन्होंने भी इस निबंध के आधार पर जो उर्मिला लिखना शुरू किए थे उर्मिला के विषय में, और उनका 1957 में जो कृति प्रकाशित होती है, काव्य संग्रह, वो प्रकाशित होता है। काव्य संग्रह नहीं, प्रबंध काव्य कहेंगे उसको। ठीक है, 1957 में उर्मिला नाम था उसका दोस्तों। ठीक है, नवीन जी की जो रचना है वो भी इसी से ही प्रभावित थी, या इससे ही प्रेरणा ली थी उसने भी। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रश्न था, एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कहीं भी। आगे देखिए दोस्तों, बेकन के निबंधों का बेकन विचार रत्नावली नाम से अनुवाद किसने किया? दोस्तों बेकन को अंग्रेजी साहित्य में निबंधों का जनक माना जाता है। ठीक है, तो बेकन विचार रत्नावली नाम से अनुवाद किया था, तो किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिलीशरण गुप्त? तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। आगे देखिए दोस्तों, इनमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है दोस्तों न्यायसद चरित्र, हिंदी कालिदास की आलोचना, बैतालिक या संपत्ति शास्त्र? ठीक है, तो दोस्तों तीसरा विकल्प सही है, बैतालिक नहीं है, क्योंकि ये मैथिलीशरण गुप्त जी की रचना है। अगला देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर बच्चन सिंह ने? तो दोस्तों बातों का जो संग्रह था ये कहा था आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो निबंध है किसी बड़ी अकल के पाठकों के लिए लिखे जा रहे हैं, ये लिखे गए हैं। आगे देखिए, आपने क्रोधाष्टक थोड़े ही समय में लिखा होगा, परंतु उसे ठीक करने में हमें 4 घंटे लगे। मैथिलीशरण गुप्त के लिए किसने कहा दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राम कुमार वर्मा? ठीक है, तो दोस्तों ये मैथिलीशरण गुप्त के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था दोस्तों। मैथिलीशरण गुप्त जी ने सरस्वती में क्रोधाष्टक नामक एक अपनी जो कविता थी वो भेजी थी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशनार्थ। ठीक है, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे ये संपादक थे सरस्वती के। ठीक है, तो उन्होंने उसको तोड़ा मरोड़ा यानी कि ठीक किया। ठीक है, उसका संपादन किया उसका। ठीक है, तो संपादन करते समय उनको 4 घंटे लग गए उसको संपादित करते हुए। ठीक है, तो उन्होंने एक पत्र में मैथिलीशरण गुप्त जी को ये कहा था।
ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी अपना जो गुरु थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते थे दोस्तों, ठीक है। और आगे जी जो थे ये मैथिली शरण गुप्त को अपना गुरु मानते थे, ठीक है। आगे जी मैथिली शरण गुप्त को अपना गुरु मानते थे। साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए लिखा भी था दोस्तों कि करते कैसे महावीर मानसनाद, यदि उन्हें महावीर का मिलता नहीं प्रसाद, ठीक है। इस तरह की ये पंक्तियां हैं दोस्तों साकेत के पहले पृष्ठ, जो पुस्तक है साकेत, ठीक है, वो उसकी पहले पृष्ठ पे आपको देखने को मिलेगी ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और बन जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है हमें। आगे देखिए, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं दोस्तों। रंग में भंग इनकी पहली रचना इसको माना जाता है दोस्तों, ठीक है। जयद्रथ पद्य, किसान, पंचवटी, बक्षहार, या इनमें सभी हैं। तो इनमें सभी जो रचनाएं हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, ठीक है। प्रश्न बन जाता है यहाँ से। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की सिख धर्म से संबंधित रचनाएं दोस्तों बिकट भट्ट, गुरुकुल, काबा और उसके बाद मंगल भट्ट, ठीक है। तो दोस्तों गुरुकुल जो रचना है ये सिख धर्म से संबंधित है, और काबा जो है दोस्तों ये है आपकी मुस्लिम धर्म से संबंधित, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की नाटक या रूपक नहीं है, एक रूपक या नाटक नहीं होगा, वो आपको बताना है। अनग, तिलोत्तमा, चंद्रहास या कृष्णार्जुन युद्ध, ठीक है। तो अनग भी है दोस्तों, तिलोत्तमा भी है, चंद्रहास भी है, कृष्णार्जुन युद्ध नहीं है, क्योंकि ये माखनलाल चतुर्वेदी का रूपक या नाटक है, 1918 इसका प्रकाशन है, ठीक है। अगला देखिए, मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता है दोस्तों गुणवंत हेमंत, हेमंत, रंग में भंग या अनघ, ठीक है। तो हेमंत जो रचना है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता है, और गुणवंत हेमंत जो है दोस्तों ये श्रीधर पाठक की पहली कविता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों, गुप्त जी ने माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया। गुप्त यानी कि मैथिली शरण गुप्त की बात की जा रही है, ठीक है। बंगला के प्रसिद्ध कवि से दोस्तों माइकेल मधुसूदन दत्त, ठीक है। रसिकेंदु नाम से दोस्तों मधुप, रसा या कलाधर, ठीक है। तो मधुप उपनाम से किया था। अगला देखिए, अखबार ए चुनार और कोहिनूर पत्रिका के संपादक कौन थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या बालशेर, ठीक है। तो बाल मुकुंद गुप्त जो हैं दोस्तों ये अखबार ए चुनार और कोहिनूर दोनों पत्र दोस्तों ये उर्दू के थे, ठीक है। तो इसके संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त जी, ठीक है। और बाल मुकुंद गुप्त जी शिव शंभू के चिट्ठे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है। अगला देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच के शब्द को लेकर बहस हुई थी, ठीक है। शेष, अनस्थिरता, स्थिरता या स्थिति, ठीक है। अनस्थिरता शब्द को लेकर दोस्तों इनके बीच में बहुत बहस हुई थी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या है प्रश्न हमारा, रामचरित चिंतामणि किसका काव्य है दोस्तों। ये बेसिकली रामचरित चिंतामणि जो है राम के चरित्र पर ही आधारित काव्य है दोस्तों। इसको महाकाव्य की श्रेणी में भी आप रख सकते हैं। 1920 इसका प्रकाशन है। हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त या श्री राम शरण गुप्त। तो रामचरित उपाध्याय दोस्तों इन्होंने लिखा है, रामचरित चिंतामणि, रामचरित उपाध्याय रिलेट करके याद कर लीजिए, 1920 इसका प्रकाशन है। अगला देखिए, शंकर सरोज और गर्भहरंडा रहस्य किसकी रचनाएं हैं दोस्तों। ये गोपाल शरण सिंह, ठीक है, राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथुराम शर्मा शंकर या मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों शंकर सरोज और गर्भहरंडा रहस्य ये नाथुराम शर्मा जी की रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी और खुद का मूल्यांकन भी हो रहा होगा आपका। इनमें से राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना नहीं है दोस्तों। ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि इनमें से कौन सी नहीं है, ये आप मुझे बताएंगे ताकि मुझे भी पता चले कि कौन कौन विद्यार्थी यहाँ तक वीडियो देख रहा है। अगला देखिए, काव्य विनोद और विद्या वाचस्पति की उपाधि किसे प्राप्त थी, ठीक है दोस्तों। किसे प्राप्त थी, काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति, ठीक है। विद्या वाचस्पति तो पीएचडी की उपाधि को कहते हैं हिंदी में, ठीक है। साहित्य वाचस्पति, ठीक है। अगला देखिए, तो इनके विकल्प रखता हूँ, लोचन प्रसाद पांडे, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेहिया, शंकर, ठीक है। तो लोचन प्रसाद पांडे को ये उपाधियां प्राप्त थी दोस्तों। अगला देखिए, वीर सतसई किसकी रचना है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। वीर सतसई को पहला देव पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त या बयोगी हरि दोस्तों।
तो बी होगी हरी अंतिम विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये रहे दोस्तों हमारे द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न। अगला देखेंगे दोस्तों हम छायावाद, और छायावाद बड़ा है दोस्तों, तो छायावाद पे हम 100 तक प्रश्न ले जाएंगे और छायावाद का निचोड़ आपके सामने रखेंगे दोस्तों। आपकी परीक्षाएं भी नज़दीक आ रही होंगी, ठीक है, तो खुद का मूल्यांकन करते रहिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।